मूवी की शुरुआत में हम कुछ समुद्री चोरों को देखते हैं जो कि अपनी नाव के साथ समुद्र में थे। उनमें से एक अपनी नाव को चेक करने के लिए आया तो उसने देखा कि समुद्र में एक लाश तैर रही थी। वे सब उस लाश को अपनी नाव में खींच लेते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, जहां उनमें से एक आदमी उस लाश की गोलियां निकाल रहा था। गोलियां निकालने के दौरान ही उस लाश को होश आ जाता है। वो लड़का जैसे ही होश में आया तो उसने उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। चोरों ने उसे बताया कि तुम समुद्र में तैर रहे थे और हमने तुम्हें बचाया है। ये सुनने के बाद लड़का उनका धन्यवाद करता है और उनके साथ बैठ जाता है। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो एक कोकलिन नाम के आदमी के पास जाता है और उसे सूचना देता है कि तुमने जो काम दिया था वो नहीं हो पाया। वो लड़का अपनी याददाश्त को पूरी तरह से भूल चुका था, जबकि नाव के कुछ लोग उसकी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़का उन्हें बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगले दिन को चोर उस लड़के को कुछ पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहाँ के भी हो वहाँ पर वापस लौट जाओ। लेकिन लड़के को अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो शहर में जाता है और दर दर भटकने लगता है। रात होने पर वो लड़का बेंच पर सो जाता है, लेकिन तभी रात को दो पुलिस वाले लड़के के पास आते हैं और उसे उठा देते हैं और उसे कहते हैं कि ये कोई सोने की जगह नहीं है। वे जैसे ही उस लड़के से बदतमीजी करते हैं तो वो लड़का दोनों को पटक देता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम कालू को देखते हैं जो कि एक प्रेसिडेंट है और वो टीवी पर भाषण दे रहा था कि उसे किसी आदमी द्वारा मारने की कोशिश की गई है। उसने मीडिया वालों से बताया कि उसे मारने की कोशिश कोकलिन ने की है, क्योंकि कोकलिन सरकारी ऑफिस का सबसे बड़ा लीडर था जो सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे काम संभालता था। अगले दिन को वो लड़का उस शहर की एक बैंक में जाता है। वहां जाकर वो बैंक वालों से अपने अकाउंट को चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका अकाउंट नंबर उसकी कमर पर लिखा हुआ था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है। तभी एक बैंक के कर्मचारी द्वारा उस तक उसका बक्सा पहुंचा दिया जाता है। वो लड़का जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो उसमें बहुत सारे पासपोर्ट और बहुत सारा पैसा और एक गन देखता है। इतने सारे पासपोर्ट देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पासपोर्ट कौन सा है, इसीलिए वो उन सभी पैसों को एक बैग में भरता है और सारे पासपोर्ट लेकर वहां से चला जाता है। वहां से निकलकर जैसे ही वो शहर में आता है तब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस से बचने के लिए वो एक अमेरिकी पासपोर्ट की कंपनी में घुस जाता है, जहां एक लड़की अपने फर्जी पासपोर्ट के लिए लड़ रही थी। तभी उस लड़के को एहसास होता है कि उसके पीछे अभी भी पुलिस है और धीरे धीरे वो लोग उस लड़के को घेर रहे थे। वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी पुलिस के द्वारा उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। लेकिन अचानक से वो लड़का सभी पुलिस वालों को मार देता है और उनकी गन छीनकर छत के ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है। सारे पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं और वो लड़का वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार उसे उस ऑफिस से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो वहां से ऑफिस की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धोखे से उसका बैग नीचे गिर जाता है, इसीलिए उसे बैग लेने के लिए वहां से नीचे जाना पड़ता है। बैग लेने के बाद लड़के को पता चल गया था कि पुलिस उसे थोड़ी देर में ढूंढ लेगी। तभी उसे वहां पर खड़ी वही लड़की दिखाई देती है जो कि ऑफिस के अंदर लड़ रही थी। लड़का उस लड़की को पैसों का लालच देता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पेरिस छोड़ दो तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। लड़की लड़के की बातों में आ जाती है और उसे पेरिस छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इधर कोकलिन उस लड़के को बेसब्री से ढूंढ रहा था और सबको आदेश दे रहा था कि जहां भी वो दिखे उसे तुरंत मार दिया जाए। रास्ते में लड़की उस लड़के से पूछती है कि आखिर तुम पेरिस जाने के मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो। लड़का उससे बताता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं अपने बारे में जानने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी कोकलिन को उस लड़के की फुटेज मिल जाती है। फुटेज मिलते ही वो उस लड़की की छानबीन करता है जिसका वो साथ दे रही थी। छानबीन से पता चला कि लड़की का कोई सही जगह और ठिकाना नहीं है, वो इधर उधर घूमती रहती है। पासपोर्ट की जानकारी के हिसाब से वो लड़का पेरिस में अपने घर के आगे पहुंच जाता है। वो लड़की से कहता है कि चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो। लड़की लड़के के साथ अंदर चली जाती है, जहां एक महिला बाहर आती है। वो जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसे बॉन नाम से पुकारती है। लड़का अब समझ चुका था कि उसका नाम बॉन है
ऊपर जाकर लड़का अपने घर की छानबीन करने लगता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या करता था। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर पर कोई है। इसीलिए वो लड़की को आवाज लगाता है और वहां से चलने के लिए कहता है। लड़की अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर बॉन इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। वे दोनों जैसे ही खिड़की के पास जाते हैं तो खिड़की के अंदर से बंदूक लेकर एक आदमी कूदता है। वो बॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन उससे बच जाता है और वापस उसी आदमी को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। लड़की ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। बॉन उस आदमी का बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके साथ उस लड़की को भी मारने आया था। लड़की ये सुनकर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और ये आदमी मुझे क्यों मारना चाहता है। तभी वो आदमी उठता है और बॉन के घर से नीचे कूद जाता है। बॉन लड़की को लेकर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगता है। बॉन अपने पैसे छुपाने के लिए जाता है और वापस लौट कर आता है तो लड़की कार से गायब मिलती है। बॉन ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी लड़की वापस आ जाती है। बॉन उसे समझाता है कि तुम्हें अकेला कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम जल्द ही मारी जाओगी और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वे दोनों उस गाड़ी की मदद से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे पुलिस की कई सारी गाड़ियां लग जाती हैं। बॉन गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा माहिर था। वो बार बार पुलिस वालों को चकमा दे रहा था और कई सारे पुलिस बाइकर को उसने ठुकवा दिया था। बॉन उस गाड़ी को लेकर एक बेसमेंट में पहुंच जाता है और लड़की से कहता है कि तुम्हें इस गाड़ी को भूलना होगा। लड़की बात को मान जाती है और बॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर कालू प्रेसिडेंट उस लाश को चेक करने आता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। कालू जैसे ही उस आदमी को देखता है तो उनसे बताता है कि ये वो आदमी नहीं है जो कि मुझे मारना चाहता था, जबकि कोकलिन अपने आदमियों से उस कालू का पीछा करवा रहा था क्योंकि कोकलिन उस कालू प्रेसिडेंट को मारना चाहता था। बॉन उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपने बालों को काटना होगा, तुम्हें पूरी तरह से बिल्कुल बदलना होगा ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। लड़की बॉन को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी और वो उसे प्यार करने के लिए राजी होती है। बॉन भी इस मौके का फायदा उठाता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। अगली सुबह को बॉन कहता है कि हमें इस कमरे को चुपचाप छोड़ना होगा, इससे पहले कोई हमें पकड़ने आ जाए हमें यहाँ से भागना होगा। तभी कालू आपस में बातें कर रहा था कि आखिर ये सरकार मुझे क्यों मरवाना चाहती है। इतने में ही एक स्नाइपर उस कालू के 2-3 गोली मार देता है जिससे कालू की मौत हो जाती है। इधर बॉन लड़की को समझाता है कि तुम्हें एक होटल में जाना होगा और वहां जाकर एक बिल की कॉपी मुझे ला कर दो। इसके बाद लड़की उस होटल में पहुंच जाती है और काउंटर वाले को अपनी कुछ अदाएं दिखाती है और बिल लेने में कामयाब हो जाती है। बॉन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कोकलिन के साथ वाला आदमी कोकलिन से पूछता है कि आखिर तुम बॉन को क्यों मारना चाहते हो। कोकलिन बताता है कि अगर मैंने बॉन को नहीं मारा तो हम दोनों को सरकार जेल में डाल देगी क्योंकि हमने पहले ही बॉन के मरने की खबर सारे शहर में फैला दी है। बॉन को उस बिल की मदद से एक होटल का नंबर मिलता है। वो उस होटल में जाता है क्योंकि अक्सर वो पहले उसमें जाया करता था। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो लोग उसे बॉन नाम से पुकारने लगते हैं। वहाँ का मैनेजर बॉन को बताता है कि जो जहाज तुम खरीदना चाहते थे वो तुम अच्छे दामों में खरीद सकते हो। इसके बाद बॉन बाहर आता है और उस लड़की को समझाता है कि मेरा नाम बॉन है और मैं जहाजों का व्यापार करता हूँ। तभी वो अपनी ही लाश देखने के लिए मुर्दाघर में पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ का कर्मचारी उसे लाश दिखाने के लिए ले जाता है तो वहाँ पर लाश नहीं थी। मुर्दाघर का मैनेजर अपने कर्मचारी को डांटता है कि तुम किसी को भी ऐसे लाश नहीं दिखा सकते। बॉन को उस पर शक हो जाता है और वो उसका रजिस्टर चेक करने लगता है और उसे पता लगता है कि उसकी लाश वो कालू प्रेसिडेंट ले गया था। जैसे ही बॉन कालू के घर पहुंचता है तो उसके घर पर भीड़ लगी हुई थी क्योंकि उसको पहले ही कोकलिन ने मार दिया था। इसके बाद बॉन जैसे ही वहां से जाने लगता है तब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ पुलिस लगी हुई है। बॉन लड़की को लेकर गाड़ी से उतरता है और वहां से भागने लगता है। लड़की बॉन पर भड़क जाती है कि तुम हर बार यही करते रहते हो। बॉन उसे समझाता है कि तुम तब तक मेरा साथ दे दो जब तक मुझे मेरा नाम व पता नहीं चल जाता, इसके बाद तुम चाहे मुझे छोड़ सकती हो। तभी हम कोकलिन को देखते हैं जो पुलिस वालों पर नाराज हो रहा था क्योंकि वे अभी भी बून को नहीं पकड़ पाए थे। तभी कोकलिन उस लड़की की दोबारा से जांच करता है कि आखिर वो आज तक कहां पर रह चुकी है। लड़की बून को अपने पुराने दोस्त के घर ले आती है जहां उसे विश्वास था कि यहां तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। दरवाजा तोड़कर बॉन और वो लड़की उसके घर में घुस जाते हैं। तभी उस लड़की का दोस्त आ जाता है और बॉन को देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो।
लड़की उससे उसके घर पर एक रात गुजारने के लिए कहती है। लड़की का दोस्त मान जाता है और उन्हें उस घर में रुकने की इजाजत दे देता है। इधर कोकलिन पता लगा लेता है कि आखिर बॉन और वो लड़की कहाँ पे हैं और वो उन्हें मारने के लिए अपने एक आदमी को भेज देता है। अगली सुबह को बॉन जैसे ही उठता है तो वो लड़की के दोस्त से अपने बच्चों को बेसमेंट में ले जाने के लिए कहता है। उस आदमी को बॉन की बात अटपटी लगती है, लेकिन लड़की के कहने पर वो अपने बच्चों को बेसमेंट में ले जाता है। बॉन वहां से एक बंदूक उठाता है और बाहर आकर तेल के टैंक में आग लगा देता है। इससे वहां धुआं हो जाता है और स्नाइपर को कुछ नहीं दिखता है। स्नाइपर को पता चल जाता है कि बॉन उसका पीछा कर रहा है और एक मैदान में आकर बॉन उस स्नाइपर को पकड़ लेता है। वो जाते ही स्नाइपर को गोली मार देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। स्नाइपर बताता है कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करते हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बल्कि मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इतना कहने के बाद स्नाइपर मर जाता है। बॉन वापस लौट आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्त के साथ चली जाओ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कभी भी मारी जा सकती हो। लड़की को बात समझ में आ जाती है और वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है। बून स्नाइपर के फोन से फोन लगाता है और चेक करता है कि आखिर वो फोन किसके पास जाता है। फोन उठाते ही कोकलिन को पता चल जाता है कि बॉन ने उसके स्नाइपर को मार दिया है। बॉन उनसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन कोकलिन इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है। तभी बून उनसे कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो पेरिस के पुल पर अकेले आना और वहां आकर अपनी जैकेट को उतारना। कोकलिन बून की बात को मान जाता है क्योंकि उसके पास उसे पकड़ने का ये सही मौका था। अगले दिन को बून बहुत दूर से कोकलिन का इंतजार करने लगता है। कोकलिन जैसे ही वहां पहुंचता है तो बून उसे देखता है और देखकर पता लगा लेता है कि कोकलिन अकेला नहीं बल्कि अपने साथ पुलिस लाया है। तभी बून कोकलिन को फोन करता है और उससे कहता है कि अगर तुम अकेले आते तो शायद तुम मुझसे मिल पाते। इतना कहकर बून फोन काट देता है। कोकलिन उसे वहां ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन नहीं ढूंढ पाता है। बून कोकलिन का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। कोकलिन के ऑफिस के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले पहरा दे रहे थे, इसीलिए बून का कोकलिन के पास पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी बून उन्हें चकमा देने के लिए सभी गाड़ियों में आवाजें करने लगता है। सभी पुलिस वाले आवाज को ढूंढने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी नजर हटते ही बॉन कोकलिन के घर के ऊपर चढ़ जाता है और अंदर जाकर कोकलिन के सर पर बंदूक तान देता है। बून कोकलिन से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी कोकलिन उसे बताता है कि सरकार ने तुम्हारे ऊपर $30 मिलियन खर्च किए थे। सरकार तुम्हें अपना एक बेहतरीन कमांडो बनाना चाहती थी और तुम प्रेसिडेंट को मारने के लिए उसकी नाव पर गए थे क्योंकि तुम उसकी नाव को खरीदना चाहते थे। तुमने खुद कहा था कि मैं अकेले ही उस प्रेसिडेंट को मार के आऊंगा। तभी बून को याददाश्त आने लगती है जब वो प्रेसिडेंट की नाव पर था और वो उसे मारने ही वाला था लेकिन मार नहीं पाया था क्योंकि प्रेसिडेंट की गोद में उसके बच्चे थे। बून ने वहां से भागने की कोशिश की थी तब प्रेसिडेंट के पुलिस वालों ने उसके 2 गोलियां मारी थी। बून को अब सब कुछ याद आ चुका था। बून कोकलिन से कहता है कि अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मुझे ढूंढने में तुम्हें वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद बून वहां से जा ही रहा था तभी पुलिस वाले उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बून एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है। कोकलिन ये देखकर अचंभे में था क्योंकि बून अब भी कमांडो से भी तेज था। इसके बाद बून वहां से चला जाता है और कोकलिन अपने ऑफिस से बाहर आता है। तभी कोकलिन के सामने एक आदमी आता है और उसके 2-3 गोली मार देता है। कोकलिन मर जाता है और ये खबर सरकार तक पहुंच जाती है क्योंकि कोकलिन को मरवाने का काम सरकार का ही था। बून ढूंढते हुए दोबारा से उस लड़की के पास पहुंच जाता है जहां वो अपने स्कूटर किराए पर उठाकर गुजारा करती थी। लड़की बून को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी द बोर्न आइडेंटिटी मूवी की। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.8 है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है।